बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज 3 मौज़ूआत हैं। एक तो ये कि चुनाव का प्लान जो था इमरान खान का नाकाम हुआ, तो उस पर वो इतना ज़्यादा दुखी क्यों है, और इस सिलसिले में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जो इंकशाफ किया है वो इस बात की तायीद करता है कि वो दुखी क्यों है। लेकिन इसकी अहमियत ये है कि मुफ्ती साहब ने जो इंकशाफ किया है, अगरचे बहुत से लोगों को इसका इल्म था, लेकिन ऑन एयर या ऑन द रिकॉर्ड ये बात पहले नहीं आई थी। दूसरा मौजू है चीनी बहरान। ये 140 रुपये से लेकर 150 रुपये तक बिक रही है, तो इसका प्लान किसने बनाया और ये चीनी क्यों महंगी हुई। और आखिर में इमरान खान के एक झूठ का तज़किरा जो कल के व्लॉग में जिक्र होने से रह गया था। नाज़रीन, लब्बैक के साथ मामलात जिस तरह तय हुए थे, जिन लोगों ने तय कराए थे उन्होंने उस पर अमल भी करा दिया है, रिहाई भी हो रही है, और वो तहरीक लब्बैक के साथ जो कलअदम का लाहिका था वो भी ख़त्म हो गया है। बल्कि ये कहना चाहिए कि वो लाहिका तहरीक लब्बैक के नाम से उतर कर अब हुकूमत के नाम से चिपक गया है, और अब हुकूमत अमलन कलअदम हो गई है। खैर, ये बात मैं 2 दिन पहले अपने व्लॉग में कर चुका हूँ, तो इसको दोबारा तशरीह करने की ज़रूरत नहीं है। मुफ्ती साहब ने कल एक टीवी प्रोग्राम में बताया कि पीटीआई के अंदर, हुकूमत के अंदर कुछ लोग खून खराबा चाहते थे और मामलात को फसाद की तरफ लेकर जाना चाहते थे। मकसद क्या था? मकसद ये था कि खून खराबा हो और ऐसे हालात पैदा हो जाएं जिसके नतीजे में फ़ौज को मुदाखलत करना पड़े और इमरान खान को ये मौका मिल जाए उसके ख्याल में। क्योंकि मैं इस ख्याल से कभी मुत्तफिक नहीं रहा कि इमरान खान सियासी शहीद हो सकता है, तो लेकिन इमरान खान का ख्याल था या उसके साथियों का ख्याल था कि इस तरह हमें एक सियासी शहादत का मौका मिल जाएगा, फेस सेविंग का मौका मिल जाएगा, और हम ये कह सकेंगे कि हम तो डिलीवर करना चाहते थे, लेकिन साजिशों के ज़रिए से हमारी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया, या यहाँ तक बात आ जाए कि मार्शल लॉ लग जाए। तो ये मनसूबा नाकाम हुआ, और ये प्लान, पहले ये मैं बता दूँ कि प्लान क्या था। प्लान ये था कि इश्तियाल फैला के और तसादम की तरफ ले जाके दरिया चनाब के पुल पर एक खून रेज तसादम कराया जाए, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाएँ दोनों तरफ से। और फिर जब, क्योंकि ज़ाहिर है इस हरीक लब्बैक की इस जुलूस में किसी एक शहर के लोग नहीं थे, पंजाब भर से लोग आए हुए थे, थोड़े बहुत, कहीं से 100, कहीं से 50, कहीं से 200। तो जब ये लोग मरेंगे और इनकी लाशें इनके इलाकों में जाएंगी, तो हर जगह फसाद पैदा होगा, और इस तरह फसाद पूरे पंजाब में फैल जाएगा। इमरान खान तुला हुआ था कि दरिया चनाब से आगे नहीं जाने देना। अब आप मंजरनामे पर गौर कीजिए कि अगर दरिया चनाब से आगे जुलूस चला जाता और दरिया झेलम को भी क्रॉस कर जाता और पिंडी पहुंच जाता, तो क्या होता? ज़ाहिर है कोई खून रेजी नहीं होनी थी। इन्होंने वहाँ जाकर धरने पर बैठ जाना था और फिर बैठे रहना था, जिस तरह माजी में हमने कई धरने देखे। इमरान खान का धरना तो कितने महीने, 4 महीने तक जारी रहा, और इसके अलावा ज़िया-उल-हक के दौर में एक अहले तशी का धरना था, वो भी कई दिनों तक जारी रहा। कुछ दूसरी पार्टियों ने भी धरने दिए, मौलाना फजलुर रहमान ने भी धरना दिया, वो भी शायद 1 डेढ़ हफ्ते तक जारी रहा, 10 दिन तक जारी रहा। तो धरने से क्या होता है? धरने से ये होता है कि हुकूमत के असाब पर तो असर पड़ता है, लेकिन कोई खून खराबा नहीं होता, क्योंकि धरने के लोग बैठ जाते हैं वहाँ डेरे लगा करके, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते या जब तक मुज़ाकरात के ज़रिए हमें कोई यकीनदारी नहीं कराई जाती, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और हमेशा ऐसा हुआ है, किसी धरने में खून रेजी नहीं हुई। मौलाना फजल रहमान का धरना था, 10-12 दिन जारी रहा, कितने दिन जारी रहा मुझे अब सही याद नहीं है, कोई खून रेजी नहीं हुई। इससे पहले ताहिर कादरी ने कई धरने दिए और खून खराबी की धमकियाँ दी। एक साजिश के तहत वो धरना हुआ, इमरान खान का धरना हुआ, बहुत बड़ी साजिश थी, लेकिन उसके नतीजे में कोई खून रेजी नहीं हुई। चुनाचे खून रेजी को यकीनी बनाने के लिए ये तय किया गया कि दरिया चनाब से आगे जुलूस को नहीं जाने दिया जाएगा, और यही घर से उनकी जो रूहानियाती माहिर हैं उनका भी यही हुक्म था कि दरिया चनाब से आगे इस जुलूस को किसी सूरत न आने दिया जाए। चुनाचे दरिया चनाब के पुल पर जो सबसे सख्त हिफाजती इंतजाम थे वो दरिया चनाब के पुल पर थे। खंदकें खोदी गई, पुल पर रुकावटें लगाई गई और इर्द गिर्द पानी छोड़कर उसमें करंट डाला गया। ये सारे काम किए गए। मतलब ये था कि दरिया चनाब के किनारे पर ये खून रेजी बढ़े, क्योंकि जब आप जुलूस को चनाब तक आने के बाद आगे जाने का रास्ता नहीं देंगे तो तसादम होगा, पथराव होगा, और फिर मनसूबा ये था कि एक वसी पैमाने पर कत्लेआम किया जाए, 2-4 अफराद का नहीं, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े पैमाने पर। मुफ्ती साहब ने तो ये नहीं बताया कि ये जो अनासर थे, ये पीटीआई के अंदर के जो वजीर थे जो खून खराबा चाहते थे, इनके पीछे कौन था। ये कोई अलग थलग ग्रुप नहीं था, ये मेन ग्रुप था
جس کو خود عمران خان لیڈ کر رہا تھا، اور یہ عمران خان ہی کی پلاننگ تھی کہ اس طرح سے معاملات بگاڑے جائیں۔ اور ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اب سب سے پہلے ہی یہ اطلاع دی تھی کہ مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ جو جنرل باجوہ صاحب سے ملے ہیں، تو یہ ملاقات خود جنرل صاحب کی دعوت پر ہوئی ہے، یعنی مفتی صاحب نے جنرل صاحب سے رابطہ نہیں کیا، بلکہ رابطہ ادھر سے ہوا اور مفتی صاحب کو بلایا گیا۔ تو اس بات کی بھی اب تصدیق ہو گئی ہے کہ یہ مفتی صاحب خود نہیں گئے تھے، بلکہ ان کو بلایا گیا تھا۔ اور کیوں بلایا گیا تھا؟ اس لیے کہ یہ جو چناب پلان تھا، اس کی تفصیلات کا علم فوج کو ہو گیا تھا، اور اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں، فوج کو بہت سارے معاملات کا دوسرے لوگوں سے پہلے اور زیادہ علم ہوتا ہے۔ تو جب یہ پلان کھل کر عسکری قیادت کے پاس پہنچ گیا کہ یہ اس طرح کا منصوبہ ہے، اور اس کی آڑ میں فوج کی قیادت کو بھی نشانہ بنایا جائے گا، کیونکہ رینجر طلب کر لیے گئے تھے، اور جب گولی چلنی تھی تو اس وقت کون یہ دعویٰ کر سکتا تھا کہ یہ رینجرز نے گولی نہیں چلائی، یہ تو پولیس نے گولی چلائی ہے؟ جب یہ وہاں لاشیں پڑی ہوں تو ذمہ داری آپ کسی پر بھی ڈال سکتے ہیں۔ ذمہ داری پولیس پر بھی آنی تھی، ذمہ داری رینجرز پر بھی آنی تھی، اور اس کے بعد یہ فوج کو بدنام کرنے کا ایک حربہ یہ انہوں نے اختیار کرنا تھا۔ چنانچہ عسکری قیادت نے اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے مفتی منیب الرحمان صاحب کا انتخاب کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مفتی صاحب اہل سنت کے تمام علماء میں جو چوٹی کے علماء ہیں، واحد عالم دین ہیں، جن کا احترام اہل سنت کے تمام طبقات کرتے ہیں۔ اہل سنت ایک جماعت کا نام نہیں ہے، اس میں بہت سارے دھڑے ہیں، جتنے بڑے بڑے مشائخ ہیں ان میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا ایک گروپ بنا رکھا ہے۔ جماعت اہل سنت ہے، جمعیت اہل سنت ہے، اور پتہ نہیں اس وقت مجھے نام یاد نہیں ہے، لیکن کئی دھڑے ہیں اس مسلک کے، اور ہر وہ جو شخصیت ہے جو کسی نہ کسی مقام پر فائز ہے، وہ قیادت کی دعوے دار ہے۔ حتیٰ کہ لبیک میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دھڑے بن گئے تھے، اور اب بھی 2 دھڑے موجود ہیں۔ تو اسی طرح یعنی طاہر القادری کا ایک دھڑا ہے، اور ایک گولڑا شریف کے جو پیر ہیں ان کے بھی ماننے والے ہیں، اگرچہ وہ سیاسی قسم کا ایجنڈا نہیں رکھتے، غیر سیاسی لوگ ہیں، لیکن بہرحال ان کی طرف سے بھی قیادت کا ایک غیر اعلانیہ دعویٰ موجود ہے۔ ملتان والے لوگ ہیں، تولسا والے لوگ ہیں، کئی جگہ کے۔ تو ہر لیڈر باقیوں کے لیے قابل قبول ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن مفتی صاحب کو چونکہ قبولیت کی شرح زیادہ تھی اہل سنت کے ہاں، چنانچہ ان کو بلایا گیا۔ اور پھر دوسری بات یہ مفتی منیب الرحمان میں خاص بات یہ ہے کہ وہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں اور بات کو الجھاتے نہیں ہیں، اگرچہ وہ کلام کرنے میں بڑے آہستہ رو ہیں، اور بعض اوقات وہ جتنی دیر میں 3 فقرے کہنے چاہیے اتنی دیر میں وہ 1 فقرہ کہہ پاتے ہیں، لیکن یہ ابلاغ میں وہ کامیاب ہے، یعنی جو بات وہ کہنا چاہتے ہیں وہ اپنے مختصر فقرے میں کہہ جاتے ہیں۔ تو ہر لحاظ سے ان کا جو انتخاب تھا صحیح تھا۔ اچھا، یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں فوج کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، ان کو مفتی منیب الرحمان صاحب کو بلانا چاہیے تھا یا نہیں بلانا چاہیے تھا، اصول کیا ہے، بہتر طریقہ کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، جمہوری اور غیر جمہوری کا کیا چکر ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، اس پر بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں اس پر بات نہیں کروں گا، کیونکہ اس وقت جو معاملہ ہے وہ یہ تھا کہ ایک سازش ہوئی جس کا نشانہ پاکستان بھی تھا، اور جس کا نشانہ پاکستانی فوج بھی تھا، اور جس کا نشانہ پاکستان کی جمہوریت بھی تھی۔ تو ان تینوں نشانوں کو ہدف بنانے کے لیے عمران خان نے جو پلان بنایا تھا، جسے میں کانسپریسی کہوں گا، سازش کہوں گا، اس کو فوج نے مفتی منیب الرحمان کے ذریعے ناکام بنا دیا۔ یہاں یہ موضوع اپنی جگہ پر قائم ہے کہ تحریک لبیک نے جو کیا وہ غلط تھا یا صحیح تھا، میرے خیال میں وہ غلط تھا، لیکن جو بحران پیدا ہو گیا تھا وہ اپنی جگہ ایک حقیقت تھا، اس کو ناکام بنایا۔ چنانچہ عمران خان اب اس بات پر بہت دکھی ہے اور بہت غصے میں ہے، اس کا بس نہیں چل رہا کہ وہ جن لوگوں نے اس سازش کو ناکام بنایا ہے ان کو کیا کہنا چاہیے کہ اپنے انتقام کا نشانہ بنائے، لیکن وہ ظاہر ہے عمران خان کی پہنچ سے یہ معاملہ بہت اوپر ہے، اور عمران خان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ اگرچہ پی ٹی آئی والے اب بھی یہ دبے لفظوں میں بات کرتے ہیں کہ ہمارے خان صاحب کے پاس آئینی اختیار ہے، وہ کسی کو بھی برطرف کر سکتے ہیں، بالکل آئینی اختیار ہے، برطرف کر سکتے ہیں، لیکن برطرف کرنے کے لیے جو ہاتھ دستخط کرتا ہے وہ ہاتھ بھی چاہیے، وہ ہاتھ عمران خان کے پاس نہیں ہے۔ اسی موقع کے لیے یہ مصرعہ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، پورا شعر یوں ہے کہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ تو آئینی اختیار تو ان کے پاس ہے، لیکن جس بازو کے لیے
जिस बाजू से दस्तखत हो सकते हैं वो बाजू इमरान खान के पास नहीं है। एक बुज़दिल आदमी, पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बुज़दिल और सबसे झूठा आदमी इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। उसकी तो पूरी सियासत और पूरा इलेक्शन और पूरी हुकूमत एक सहारे पर थी। वो सहारा इसको सियासत में लाया, उस सहारे ने इसको धरना करा के दिया, उस सहारे ने इसको वो पनामा लीक्स का स्कैंडल लेकर दिया, उस सहारे ने इसको इलेक्शन जितवाया, उस सहारे ने इसको हुकूमत बनवा कर दी, उस सहारे ने इसको इसकी हुकूमत को हर बहरान से, इसका तख्ता उलटने की हर कोशिश से, एजिटेशन के ज़रिए इसको कमज़ोर करने की हर कोशिश को नाकाम बनाया। अपने बल पर, अपने दम पर तो इमरान खान सिवाय महंगाई और लूट मार करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सका। ये ऑन द रिकॉर्ड बात है और इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। एक काम भी बताएं जो इमरान खान ने अपने बल पर किया हो, निज़ाम हुकूमत के हवाले से जितने भी इकदाम किए हैं किसी के सहारे पर किए हैं। और यहाँ तक कि ज़िमनी इलेक्शन भी अगर उसने कुछ जीता है तो वो भी किसी की मदद से जीता है। ये तो ज़िमनी इलेक्शन भी नहीं जीत सकता। और हाँ, महंगाई और करप्शन और सियासी इंतकाम, ये तीन चीज़ें इसके इख्तियार में हैं और कुछ इसके इख्तियार में नहीं है। साजिश करना इसके इख्तियार में था, वो उसने की। नाकाम बनाना दूसरों की ताकत में था, उन्होंने नाकाम बना दिया। अब ये साजिश नाकाम हो गई, रूहानियती अमल भी किए, यानी वो एक बड़ी शख्सियत के पुतले पर सुइयाँ चबोकर अमल भी करवाया। कोई एक दो मंत्रों की कसर रह गई, वो क्या हुआ, वो शख्सियत बच निकली और वो पुतला भी तहवील में पहुंच गया। बड़ी मज़ेदार बात है कि ये मेरे ख्याल में तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पुलिस या कानून नाफज करने वाला कोई इदारा जब किसी वारदात जब को नाकाम बनाता है तो फिर खबर आती है कि आला कत्ल भी बरामद कर लिया, यानी पुलिस ने मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया और आला कत्ल या माल मसरूका भी बरामद कर लिया। ये इस तरह की खबरें छपती हैं, आपको अच्छी तरह इल्म है। लेकिन ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि आला इस्तेमाल जो था वो एक गुड्डा था जिस पर सुइयाँ चबोई गई थी। किसी भी पुलिस ने या किसी भी तफ्तीशी इदारे ने दुनिया की तारीख में पहली मरतबा ये किया कि उसने जो आला वारदात बरामद किया वो छुरा था, न पिस्तौल था, न खंजर था, वो सुइयाँ चुभा हुआ एक पुतला था। ये एक लतीफ़ा पाकिस्तान की तारीख में यादगार रहेगा और मेरा ख्याल है कि जल्द ही कोई ना कोई किताब इस मौजू पर आएगी जिसके टाइटल पर ये पुतला छापा जाएगा। नाज़रीन, ये साजिश नाकाम हुई और अब अगला मरहला जो है उसके लिए कल से अचानक कुछ सरगर्मियां शुरू हो गई हैं, जिसको कहा जा रहा है कि ये तब्दीली के लिए होमवर्क हो रहा है। होमवर्क से मुराद है कि प्लान बन गया है, जहन बन गए हैं, कुछ फैसले हो गए हैं, कुछ चीज़ें तय हो गई हैं। तो अब होमवर्क हो रहा है कि किस तरह किया जाए। इस सिलसिले में शहबाज शरीफ भी सरगर्म हो गए हैं। उनकी पसे पर्दा सरगर्मियाँ शायद अखबारात में आएँ या ना आएँ, लेकिन वो सरगर्म हो गए हैं। खुर्शीद शाह सरगर्म है और पसे पर्दा आसिफ अली ज़रदारी सरगर्म है। लंदन में पसे पर्दा नवाज शरीफ भी कुछ न कुछ किरदार अदा कर रहे हैं। और ये बताने की ज़रूरत नहीं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में एक ड्रामाई मोड़ आया है सियासी कल्चर में भी, उस कल्चर में जो 72 साल से जारी है, तो उसका सारा क्रेडिट नवाज शरीफ के उस नारे को जाता है कि वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत दो के नारे ने क्या कारनामे अंजाम दिए और पाकिस्तान में तब्दीली के लिए, तब्दीली से मुराद ये नहीं है कि इमरान हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, तब्दीली से मुराद ये है कि पूरा कल्चर तब्दीली की तरफ बढ़ रहा है। वो 72 साल का जो कल्चर था अब वो वापसी का सफ़र अख्तियार कर रहा है। तो इसका सारा क्रेडिट नवाज शरीफ के इस नारे को जाता है। इसकी तफसील के लिए एक तफसीली प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, जो खुदा ने चाहा तो इंशाअल्लाह मैं किसी दिन ये इस व्लॉग में इसके कुछ चीदा नकात बताऊंगा कि किस तरह इस नारे ने पाकिस्तान के सियासी कल्चर की काया कल्प करने में बुनियादी किरदार अदा किया। ये वही नारा था जब नवाज शरीफ ने लगाया तो इसका मजाक उड़ाया गया और कहा गया कि लोगों को रोटी से दिलचस्पी है, वोट को इज्जत दो की तरह के एकेडमिक नारों से कोई दिलचस्पी नहीं है। और लेकिन वक्त ने बताया कि ये एकेडमिक नारा नहीं था, ये एक बहुत अहम नारा था जिसने अवाम की तायद भी हासिल की, जिसने मुखालफ सियासी जमातों की तायद भी हासिल की और जिसने इस कल्चर में सुरंगें खोद डाली, सुराख कर दिए, इसकी जड़ें कमज़ोर कर दी। और ये अब 72 साल कल्चर जो है ये इन्हिदाम के करीब है और वापसी का सफ़र शुरू कर चुका है। और वापसी एक दिन में तो नहीं होगी, ज़ाहिर है इसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये कल्चर अपनी वापसी का सफ़र शुरू कर चुका है। तो ये जो कोशिश शुरू हुई है, इनका क्या नतीजा निकलेगा, किस फार्मूले पर
बात जाके ठहरेगी, अभी कुछ पता नहीं। अगरचे बहुत सारे लोगों की राय ये है कि ये जो होमवर्क हो रहा है ये किसी न किसी तरह की कौमी हुकूमत की तरफ एक कदम है, और ये कौमी हुकूमत मुख्तसर अरसे के लिए इक़्तिदार में रहेगी और इलेक्शन करा के चली जाएगी। और बाज़ लोगों का कहना है कि ये कौमी हुकूमत नहीं होगी बल्कि PTI के अंदर से ही फेस चेंज कर दिया जाएगा, या अपोजिशन का कोई आदमी ऊपर आ जाएगा और ये एक अबूरी हुकूमत होगी और कौमी हुकूमत। अब पता नहीं इसमें कौमी हुकूमत और मुख्तलिफ पार्टियों की अबूरी हुकूमत में क्या फ़र्क होता है, ये बारीक बात है, इसकी तफसील में जाने का फ़ायदा कोई नहीं। जब बनेगी तो हम देख लेंगे कि इसकी अज्जाए तरकीबी क्या है, इसे क्या नाम दिया जा सकता है। नाज़रीन, चीनी अचानक महंगी हो गई है, 140 रुपये की किलो मिल रही है हर जगह और अक्सर जगह, और बाज़ मकामात पर ये 150 रुपये बिक रही है। और कराची की एक तादर तंजीम का बयान कल शाम को जारी हुआ है जिसमें उसने कहा है कि 1-2 दिनों में चीनी जो है 160 रुपये किलो हो जाएगी। ये बहरान नहीं है, ये बहरान, ये एक प्लानिंग है जिसके तहत पाकिस्तान में चीनी की किल्लत पैदा की गई है और फिर ब्लैक में बेचने के लिए, रेट बढ़ाने के लिए जो माल अफ़गानिस्तान के गोदामों में छुपाया गया था वो बाहर लाया जा रहा है, बाहर लाया जाएगा। और यूँ वो पूरा कार्टेल जो इमरान खान ने बनाया हुआ है वो अरबों रुपए की दिहाड़ी लगाएगा। और आपको ये तो अच्छी तरह याद हो चुका है कि इमरान खान जो भी दिहाड़ी लगाता है वो अरबों रुपए की होती है, वो लाखों रुपए की या करोड़ों रुपए की नहीं होती। चीनी के टेंडर जारी किए गए दरामद के, क्योंकि पाकिस्तान में चीनी की पैदावार कम हुई। वो कम क्यों हुई उसकी वजह जानने के लिए भी एक अलग बहस की ज़रूरत है। बहरहाल खुलासा उसका यह है कि जिस तरह बाकी फसलों का इसने बेड़ा गर्क किया है, इसी तरह इसने कमात की फसल का भी बेड़ा गर्क किया, चीनी की पैदावार का भी बेड़ा गर्क किया। तो पाकिस्तान में चीनी कदरे कम पैदा हुई, जितनी पैदा होनी चाहिए थी उतनी पैदावार नहीं हुई, और ये सारा प्लानिंग का हिस्सा था। तो उसके बाद इन्होंने चीनी की दरामद के टेंडर दिए और आखिरी वक्त पर दरामद के टेंडर मनसूख कर दिए। क्यों? इसलिए कि इस दौरान मिलों से चीनी खरीद कर इस कार्टेल ने अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट कर दी। ये चीनी कोई यूरोप एक्सपोर्ट नहीं हुई, चीन नहीं गई, ये मिडल ईस्ट भी नहीं गई, ये इंडिया में भी नहीं गई। कहाँ गई? ये अफ़गानिस्तान में गई। अफ़गानिस्तान को इतनी चीनी की ज़रूरत ही नहीं है जितनी चीनी उसको भेजी गई, और ये बाकायदा तरीके से एक्सपोर्ट नहीं की गई बल्कि गैर कानूनी तौर पर वहाँ पहुँचाएगी, जिसको हम कहते हैं स्मगलिंग की गई। स्मगलिंग का जो एक कारोबार है ये उसके तहत अफ़गानिस्तान भेजी गई और वहाँ के गोदामों में रखी गई। ज़ाहिर है वहाँ अफ़गानिस्तान में भी पूरी हर जगह कानून की उस तरह रेट नहीं है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान पूरे तरीके से माल की स्मगलिंग हो रही है, आटे की भी हो रही है, चीनी की भी हो रही है, और वहाँ से भी इधर जा रहा है। जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि या तो तालिबान गवर्नमेंट का की पूरी रीच नहीं है अफ़गानिस्तान में हर जगह पर, या फिर ये है कि तालिबान इस सिलसिले में कोई केयर नहीं कर रहा है। और ये हमारे ये तुर्खम का बार्डर है या चमन का बार्डर है, इसका पुराना कल्चर है कि जहाँ दो तरफा स्मगलिंग हर दौर में होती रही है। तो ये चीनी वहाँ पहुँची, अब वहाँ से निकाल कर लाई जा रही है और यहाँ 130 और 140 और 150 के हिसाब से बिक रही है। और जैसा कि ताजर तंजीम ने इंतवा किया है कि ये 160 रुपये किलो तक जाएगी। इसका मतलब है कि इमरान खान एक और अरबों डॉलर के अरबों रुपए की दिहाड़ी लगाने में शानदार तरीके से कामयाब रहा है। नाजरीन, ये किसी एंटी गवर्नमेंट, किसी समाज दुश्मन अनासर माफिया की कार्रवाई नहीं है, ये हुकूमती माफिया की कार्रवाई है। उस माफिया की कार्रवाई है जो इमरान खान के दाएं बैठा है, जो इमरान खान के बाएं बैठा है। बल्कि ये कहना चाहिए कि वो माफिया जिनकी गोद में इमरान खान बैठा हुआ है, ये उसकी कार्रवाई है। और ऐसा ही एक बहरान इन्होंने अब आटे का पैदा करना है। गंदम इन्होंने स्मगल की है, छुपाई है। और आपको फ़खर इमाम जो इनका अपना वज़ीर है उसका बयान याद होगा कि गंदम रिकॉर्ड बम्पर फसल पैदा हुई है, रिकॉर्ड मिकदार में उसकी पैदावार हुई है, लेकिन वो कहाँ गई हमें तो पता नहीं चल रहा, वो कहाँ गायब हो गई। यानी गंदम पैदा हुई पूरी मिकदार में लेकिन गायब हो गई। और नाज़रीन, काश्तकार के साथ जो जुल्म हो रहा है कि 1700 रुपये की जो DPA खाद की बोरी पिछले दौर में मिलती थी, अब वो नहीं 1700 नहीं 2500 की जो मिलती थी, अब वो 7500 की मिलती है। एक बोरी में 5000 रुपये कीमत का इजाफा। अब काश्तकार क्या करे? इसीलिए फसलें तबाह हो रही हैं, उतनी फसलें पैदा नहीं हो रही जिससे वो जो आमदनी दे सकें। चुनाचे कपास के सिवा हर फसल पाकिस्तान की टारगेट से कम पैदा हो रही है।
اور یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ فلاں فصل بھی بمپر ہوئی اور فلاں فصل بھی بمپر ہوئی. صرف کپاس اس کی فصل بہتر ہوئی ہے، اس کے علاوہ باقی ساری فصلوں کا انہوں نے ستیہ ناش مار دیا ہے. اور ذخیرہ اندوزی کے ذریعے ان کی جو پلاننگ ہے اربوں خربوں روپے کمانے کی، وہ پوری طرح کامیاب ہے. اور عمران خان کی خوش قسمتی ایک یہ بھی ہوئی، لبیک والا معاملہ جو تھا اس کا ایک خوش قسمت پہلو عمران خان کے لیے تھا. وہ یہ تھا کہ کرونا کے لیے جو عالمی اداروں نے پاکستان کو مدد دی تھی اس میں 1200 ارب ڈالر کی کرپشن ہوئی، جس کے بارے میں مریم اورنگزیب کا بیان بھی آیا تھا کہ 12,000 ارب روپے کی دہاڑی لگائی ہے عمران خان نے. تو اس کی خبر IMF کو بھی ہو گئی. اس نے ایک وفد بھیجنے کا اعلان کیا جو پاکستان آ کر اس گھپلی کی تحقیقات کرے گا. لیکن انہی دنوں جب لبیک کی وجہ سے بحران پیدا ہوا اور حالات خراب ہونے کا خطرہ پیدا ہوا تو IMF نے وہ دورہ ملتوی کر دیا. یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لبیک کے بحران میں عمران خان کی بہت کامیابی. ناظرین، آخر میں اس کا جھوٹ اس نے تقریر میں قوم کے سامنے خطاب کرتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے یہ جھوٹ بولا کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح 9% ہے اور جبکہ دنیا میں 50% ہے انفلیشن کا ریٹ. آپ کسی بھی ویب سائٹ پر سرچ کریں، دنیا کا جو اوورال گلوبل جو انفلیشن ریٹ ہے جو ایوریج نکلتی ہے وہ ہے 3.5%. اس نے 50% کہا، یعنی 46.5% کا جھوٹ بولا. اور جھوٹ بھی ایسا مذاق خیز بولا کہ جس کو جو شرمناک ہے، کیونکہ دنیا کے جن ملکوں میں پاکستان کو چھوڑ کر جن ملکوں میں مہنگائی زیادہ ہے ان میں انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے. وہاں انفلیشن کا جو ریٹ ہے 5%، 4.5% یا 5.5% کے درمیان فلوٹ کرتا ہے. یہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں انفلیشن کا ریٹ جو ہے وہ 11، 12 اور 14 اور 17 تک گیا ہے. حقیقت میں پاکستان میں انفلیشن مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 17% ہے، لیکن سرکاری طور پر جو اعتراف کیا جاتا ہے وہ کبھی 12% کا، کبھی 12.5% کا، کبھی 14% کا، اور کبھی 9% کا، اور کبھی 10% کا. حقیقت میں 17% ہے. تو یہ اس نے جھوٹ بولا. 50% انفلیشن ریٹ کس ملک میں ہے، دنیا کے کس علاقے میں ہے؟ ایوریج ریٹ 3.5% ہے اور یہ 50% بتا رہا ہے. لیکن کوئی بات نہیں، اس نے پوری تقریر میں سینکڑوں جھوٹ بولے. تو ایک جھوٹ یہ بھی اس نے بولا کہ ٹھیک ہے حالات مشکل ہیں لیکن آج سے 3 سال پہلے کے مقابلے میں بہتر ہیں اور یہ اللہ کا کرم ہے. یہ اس کا فکرہ ہے کوٹ ان کوٹ کہ 3 سال کے مقابلے میں حالات بہتر ہیں. تو اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ 3 سال پہلے حالات خراب تھے اور 3 سال بعد آج حالات اچھے ہیں. جب چینی 160 روپے کی مل رہی ہے تو حالات اچھے ہیں اور عمران خان اس کو اللہ کا کرم کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر اپنا وہ والا کرم نازل فرمائے، آمین. تو ناظرین، اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.